स्वागत है आपका YouTube चैनल सिद्धू इनर क्लासेस में। देखिए ये बिल्कुल ही फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप कह सकते हैं कि ये शिक्षित भारत और विकसित भारत, समृद्ध भारत में इसका क्या है योगदान है इस क्लास का, सिद्धू इनर क्लासेस का। ये बहुत ही आपको कोई इसका शुल्क नहीं लगता है देखने का। देखिए बहुत यहाँ हम ये समझने का प्रयास करते हैं, जो दिया है प्रकृति ने, जो दिया है प्रकृति ने हम सबको, हम उसका धन्यवाद करते हैं, हम उसका धन्यवाद करते हैं। इसी के साथ क्या होगा कि आज का जो सेशन है हम लोग शुरू करेंगे, और सेशन आज का आपके एग्जाम के लिए बहुत ही कह सकते हैं कि एक तरह से यूपी बोर्ड परीक्षा 10th और 4 to 8 के लिए बहुत ही ये क्लास सुटेबल रहने वाली है, परीक्षा से ही संबंधित है। आप लोग इस क्लास को क्या करिएगा, अंत तक बने रहिएगा। आइए हम लोग सीखते हैं मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस। देखिए प्राकृतिक संसाधनों का हम प्रबंधन कैसे करते हैं। सबसे पहले तो हम लोग जानेंगे कि प्राकृतिक संसाधन होते क्या हैं। तो प्राकृतिक संसाधन होते हैं कि जो भी हमें आप लोग प्राकृतिक द्वारा प्रदान है वही हमारे प्राकृतिक संसाधन है। चाहे पेड़ पौधे हों, चाहे बादल हों, चाहे सूरज हो, चाहे चांद हो, तारे हों, ठीक है, और जो भी जल हो, ठीक है, कोयला हो, ये सब क्या है खनिज पदार्थ जो लौह अयस्क है, मैग्नीज है, ये सब हमको कहाँ से मिलता है, प्रकृति द्वारा ही मिलता है। इसमें मानव का कोई विशेष योगदान नहीं रहता। ठीक है, तो आइए हम लोग क्या करते हैं इसकी परिभाषा पे बदल देते हैं। प्राकृतिक संसाधन होता क्या है, वे सभी घटक जिनका उपयोग हम दैनिक जीवन में करते हैं, प्राकृतिक संसाधन करते हैं। डेली हम प्रकृति द्वारा चीजें जो भी हमको दी गई हैं हम उसका उपयोग करते हैं। जैसे कह सकते हैं कि वायु क्या है, वायु हवा, हवा को तो मानव बना नहीं सकता है। हवा को क्या करता है, संरक्षित रख के कहीं एक जगह उसको कहीं एक जगह दूसरे जगह क्या फ्लो कर सकता है। लेकिन आप कहेंगे कि हवा मानव बना सकता है, वायु मानव बना सकता है, तो बड़ा मुश्किल काम है। ठीक है, पेड़ पौधों से ही हमें ऑक्सीजन प्राप्त होता है। आगे देखते हैं, जल की बात होती है, समुद्र हो चाहे गंगा, आप लोग देख ही रहे हैं गंगा जमुना सरस्वती, आप सब इस चीजों को देखते हैं, तो ये जल वाली बात है। और मृदा, मिट्टी, मिट्टी क्या मानव बनाया, मिट्टी भी तो प्रकृति द्वारा ही दी गई चीज है। आगे देखिए कोयला, कोयला हमें खनिज, जो भी खनिज संसाधन है हमारे वहां से क्या होते हैं, कोयला हमको क्या होते हैं, प्राप्त होते हैं। आगे देखते हैं वन्य जीव जो भी जंगली जीव होते हैं, वनों में रहने वाले जीव होते हैं, ये सब जैसे पक्षियां हो गई, शेर हो गया, आप गैंडा कह सकते हैं, बहुत सारी चीजें क्या होती हैं हमें, हाथी हो गया, ये सब जो प्राप्त है ये प्रकृति द्वारा ही प्राप्त है। पेट्रोलियम जो कि जमीन के अंदर आप खनिज पदार्थ उसको प्योरीफाई करें तकनीकी के माध्यम से, लेकिन ये सब क्या है प्राकृतिक संसाधन के अंदर। बात समझ में आ गई होगी। तो अब हम आगे बढ़ते हैं कि इसको कैसे संपोषित किया जाए, इसका रख रखाव कैसे किया जाए, इसको कैसे बचाया जाए, संरक्षित किया जाए। तो हम लोग देखिए मानव है, अपने लाभ के लिए पूरी प्रकृति की क्षमता को हम बर्बाद कर चुके हैं। प्रकृति ने जो हमको दिया है हम उसको क्या करते हैं, उसको एक तरह से कह लीजिए कि हम लोग उसका मिस यूज कर रहे हैं। हम अब अपनी अगली पीढ़ी को दे नहीं पाएंगे। ठीक है, तो उसको हम कैसे क्या करें कि बच जाए। आइए हम लोग सीखते हैं मनुष्य की वर्तमान आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति एवं विकास के साथ साथ भावी संतति के लिए भी संसाधनों का संरक्षण करना संपोषित विकास कहलाता है। बात समझ रहे हैं। आगे देखिए, संपोषित विकास के लिए आर्थिक, सामाजिक एवं पर्यावरणीय स्थितियों के प्रति अपने दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना है। जब तक हम अपने दृष्टिकोण को क्या करते हैं, सही नहीं रखते हैं, हम प्रकृति को नहीं बचा पाएंगे। ठीक है, जैसे हम जानते हैं कि फैक्ट्रियां लगाने से जो भी अपशिष्ट पदार्थ धुएं के रूप में उठते हैं, ये सब क्या करते हैं, प्रकृति को बर्बाद करते हैं, लेकिन काम हम वही करते हैं। ठीक है, बाइक से हम जाते हैं, जो भी पेट्रोलियम पदार्थ उसमें डालते हैं, उसमें क्या धुआं निकलता है, वो भी क्या करता है, प्रकृति को बर्बाद करता है, वायुमंडल को बर्बाद करता है। जल हम क्या करते हैं, इतनी गंदगी करते हैं कि देखिए सबसे अच्छा जो इंडिया को मिला है, भारत को, आप कह सकते हैं कि वो मिला है गंगा जी। क्या मिला है, हम लोगों के मैदानी क्षेत्रों में गंगा जी। उसमें हम क्या कर रहे हैं कि इतना दूषित जल जो उसमें क्या कर रहे हैं कि ले जा रहे हैं, और उससे क्या हो रही है कि वो भी जल क्या हो रहा है, बहुत ही दुखद बात है कि गंदगी भर रही है तो जल नष्ट हो रहा है धीरे धीरे, शुद्ध जल। तो आप कह सकते हैं वहां से भी हमको क्या करना चाहिए, रख रखाव करना चाहिए। आपकी जो सिलेबस में पॉइंट दिया गया, नमामि गंगे दिया गया है, गंगा जल संरक्षण दिया गया है, ये सब क्वेश्चन बनेंगे। तो आइए हम लोग उनको क्या करेंगे, अभी पढ़ेंगे।
देखिए प्रकृति जल्दबाजी नहीं करती, फिर भी सब कुछ पूरा हो जाता है। प्रकृति जल्दबाजी नहीं करती, फिर भी सब कुछ पूरा हो जाता है। आप लोग इसका अगर मतलब समझ में आएगा तो कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा, ठीक है। इसी के साथ हम लोग बढ़ेंगे आगे। आगे बढ़ना है गंगा सफाई परियोजना, क्लीन गंगा, और प्लान को हम लोगों को क्या करना है, विकसित करना। देखिए बात होती है कि गंगा सफाई परियोजना की जरूरत क्यों पड़ी, हमको क्लीन गंगा की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि हम लोग जिम्मेदार खुद हैं, इसके जिम्मेदार मानव खुद हैं। देखिए ये क्या होता है, क्लीन गंगा सफाई परियोजना की जब शुरुआत हुई तो पूछता है डेट कब शुरुआत हुई, तो 1985 में। 1900, तो आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में कि गंगा सफाई परियोजना की शुरुआत कब हुई, तो 1985 में। क्यों जरूरत पड़ी इसकी, देखिए गंगा के जल की गुणवत्ता बहुत कम हो गई थी। कम होने का कारण पहले समझिए। गुणवत्ता कम होने का कारण यह है कि जो भी हम नाली जिसको बोलते हैं, छोटी नाली हो, छोटी नाली जुड़ती है बड़ी नाली से, और बड़ी नाली आप लोग सोचे नहीं होंगे कि कहाँ पे नदियों में जाकर ही गिरती है। तो हम लोगों की जो नदियां हैं इस समय सबसे बड़ी जो नदी है उसका नाम है क्या, गंगा। क्या नाम है, गंगा। तो कह सकते हैं कि जब गंगा की बात होती है तो ये जो बड़ी नाले हैं ये ज्वाइंट हैं किससे, गंगा नदी से। तो जितनी भी गंदगियां हैं ये कहाँ पे जाती हैं, गंगा नदी में। देखिए होता क्या है कि जो भी विभिन्न नाले होते हैं, नालियां होती हैं, जाके गंगा जी में क्या होती हैं, गिरती हैं। तो ये जो गंदगी होती है, आप सोचिए सीवियर, जो कि कह सकते हैं आप शौच के लिए जाते हैं, वो भी पानी लोग लिंक करा दे रहे हैं नाले में, और नाले में पूरा सीवर जाके कहाँ होता है, जाता है नाले में। आप लोग देखे भी होंगे, महसूस भी किए होंगे। तो इसलिए, और सुनिए, यहाँ तक कि व्यक्ति मरता है और जलने के बाद जो राख होती है, क्या होती है, राख, वो कहाँ पे जाती है, नाली में, गंगा जी में ही आप लोग क्या करते हैं, उसको प्रवाहित करते हैं कि नहीं करते हैं। तो उससे सुनिए एक बीमारी उत्पन्न होती है। कौन सी बीमारी, देखिए यहाँ पे कोलीफार्म जीवाणु का एक वर्ग है जो कि उसी राख से होता है, ठीक है, जो मानव की आंत में पाया जाता है। अब बताओ हमारी आंत में जो पाया जाता है वो क्या कर रहे हैं, उसी राख में हम छोड़ दे रहे हैं पानी में। अब इससे क्या होता है कि जल में इसकी उपस्थिति, जल में इस रोग जन्म सूक्ष्म जीवाणु द्वारा जल में संदूषित होना सुनिश्चित है, दर्शाता भी है। और कह सकते हैं कि जो भी मछलियां होती हैं उसमें पानी को जो कि सुरक्षित रखने के लिए, शुद्ध करने के लिए, वो सब कीटाणु क्या होते हैं, मर जाते हैं। कीटाणु क्या होते हैं, मर जाते हैं। और आपको भी खतरा होता है, मानव जाति को भी खतरा होता है, जानवर को भी खतरा होगा, पक्षी को भी खतरा होगा, ठीक है। तो ये सब बातें जो रही हमारे गंगा जल की बचाव के लिए, सबसे पहले तो उसके अगर संरक्षण की बात किया जाए, कैसे बचाएंगे, तो पहला आप यही करेंगे कि जो भी नाले, ठीक है, बह रहे हैं गंगा जी में, उसको रोकना होगा, ठीक है। ये रोकना कोई भारत के लिए बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर भारत चाहेगा तो 2525 किलोमीटर की ये जो गंगा हैं उनको बचाया जा सकता है। इनसे ही क्या है कि हमारी प्रकृति सौंदर्य और सुंदर दिखती है, पेड़ पौधे विकसित होते हैं, पानी की कमियां नहीं होती है। जब शुद्ध जल रहेगा तभी मानव क्या करेगा, विकास करेगा। आगे देखिए एक क्वेश्चन और भी पूछेगा। ये तो क्लीन गंगा प्लान सुन लिए आप लोग, मेन टॉपिक जो 1985 है, और कौन से कोलीफार्म नामक जीवाणु एक है, यही क्या करता है, पूरे जल को बर्बाद करता है। तो आप लोग ये तो जान गए, पेपर में लिख भी लेंगे मुझे विश्वास है। आगे बढ़ते हैं। 3R का मतलब, ये आप लोग पेपर के लिए 100% इंपॉर्टेंट कर लीजिए बेटा, 100% इंपॉर्टेंट। 3R का मतलब क्या होता है, देखिए ये 3R पूछा था हमारे एग्जाम में, एमए के एग्जाम में, ठीक है, एमए एजुकेशन के एग्जाम में ये सवाल पूछा था कि 3R का मतलब क्या होता है। तो आप लोग 3R का मतलब अभी से जानते रहिए। देखिए 3R होता है, पहले का मतलब होता है कम उपयोग, रेड्यूस। क्या होता है, कम उपयोग, रेड्यूस बोलते हैं। दूसरे आर का मतलब होता है पुनः चक्रण, रिसाइकिल बोलते हैं। और तीसरा जो आर है इसका मतलब होता है पुनः उपयोग, रीयूज बोलते हैं, ठीक है। तो पहले का मतलब, पहले आर का रेड्यूस, दूसरे आर का रिसाइकल, और तीसरे आर का रीयूज। तो आप लोग इसको क्या करिए कि एकदम रट जाइए, ठीक है, 3R का मतलब क्या होता है। अब बात आगे आती है, देखिए यहाँ पे ये रिड्यूस क्या होता है, कम उपयोग कैसे करेंगे किसी चीज का, प्राकृतिक चीजों को बचाने के लिए
देखिए पंखे एवं बल्ब का स्विच बंद करके आप कमरे में बैठे हैं, आप क्या करेंगे, जब भी बाहर जाएंगे कमरे से, आपकी आवश्यकता है कि कमरे में अगर रोशनी नहीं है तो आप क्या करेंगे, बल्ब ऑन करेंगे। आपको क्या लग रही है, गर्मी लग रही है, फैन ऑन करेंगे। ठंडी लग रही है, कुछ वैसा उपकरण लिए हैं जिससे क्या ठंडी दूर हो रही है, तो उसको जब आप रूम बंद करेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे कि बंद करके जाएंगे, स्विच क्या करेंगे, बंद करके जाएंगे कमरे में। उसके बाद क्या होगा कि जिससे बिजली बचने लगती है, और क्या होता है फायदे, टपकने वाले नल की मरम्मत करवा देना चाहिए। जैसे आप लोग जाएंगे तो हर घर जल योजना चल रही है, भले सुनौला में नहीं चली, उसकी बात बाद में होगी, लेकिन हर घर जो जल योजना चलती है आप लोग देखेंगे, एक टंकी मिलती है और उसी पानी से क्या होता है पूरे गांव में सप्लाई होती है। आप रोड पे भी देखे होंगे हर जगह कभी कभी नाला ये जो डोटी ओटी होती है खराब हो जाती है और नल कहीं से लीक हो जाता है, तो पानी बहुत क्या होता है, पानी क्या होता है, रेड्यूस होने लगता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, उसको इग्नोर करते हैं देखकर। लेकिन ये आप नहीं कर सकते हो, आपकी आर्थिक स्थिति सही नहीं है। कम से कम जो भी जल संरक्षण वाला व्यक्ति है उसको आप फोन मिला दो कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि लीक कर ली है पाइप या डोटी खराब है, जो चीज उसको क्या करना है, बदलने का प्रयास करना। तो हम क्या करेंगे, उसको बचा पाएंगे ना। अब हम लोग देख रहे हैं कि रोड पे क्या हो रहा है, पानी गिर रहा है, तो हम लोग चल दिए। अब उसको कौन बताएगा, बताइए, कहीं तो बात पहुंचनी चाहिए ना, जो उसका रख रखाव कर रहा है, संरक्षण कर रहा है। तो आप लोग इतना काम करेंगे मरम्मत करवाने का। ठीक है, तो ये रेड्यूस था, ऐसे हम उपयोग कर सकते हैं। दूसरा चीज देखिए, पुनः चक्रण क्या होता है, रिसाइकिल बोलते हैं, पुनः चक्रण। देखिए कागज, प्लास्टिक, कागज जानते हैं आप लोग कैसे बनता है, इसमें कौन कौन जानता है कागज कैसे बनता है। देखिए कागज जो होता है पेड़ पौधों से ही बनता है। कौन से पेड़ की बात होगी, सबसे जो कोमल पेड़ होता है, आप लोग बांस कहेंगे, क्या कहेंगे, बांस, उसको पौधे भी बोल सकते हैं। तो देखिए जो बांस होता है, तो बांस से ही कागज बनता है। और सोच लो कि भारत में कितने लोग पढ़ने वाले हैं, कितने लोग तो ऐसे हैं कि कहते हैं कि एक कपियन है, बहुत पैसे वाले हैं, 100-200 रुपया नहीं खरीद लेंगे जाकर, क्या हो गया, इससे क्या प्रभाव पड़ेगा, दूसरा लेंगे जाकर। आज की स्थिति है, आईसीआईसी बोर्ड हो गया, चाहे इंग्लिश मीडियम हो गया, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो गया, आप कह सकते हैं कि इतनी भयावह स्थिति है कि एक कक्षा में पढ़ रहा है, पीजी से 1-2 में पढ़ रहा है बच्चा, और उसकी किताबें हर साल बदल दी जा रही है केवल पैसे कमाने में। आप सोच लीजिए, हर साल जो बच्चा पीजी में पढ़ा उसकी बुक दूसरी थी, दूसरा वाला बच्चा फिर पीजी में आएगा उसकी बुक दूसरी रहेगी, उसकी भी बुक क्या रहेगी, दूसरी रहेगी। तो ये कितना कागज का क्या हो रहा है, दुरुपयोग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो कागज सोच लीजिए हमारे प्राकृतिक संसाधन से ही विकसित हो रहे हैं, तो वहां भी आपको कागज बचाना है। और देखिए प्लास्टिक का भी संरक्षण कर सकते हैं आप लोग। कांच, जो कि हमारे खनिज पदार्थ नीचे से आ रहे, कांच, बेवजह कांच का प्रयोग हम लोग कर रहे हैं, ये तो प्राकृतिक रूप से दोहन ही न हो रहा है जी। खनिज का खोदेंगे तब हमको कांच, धातु की वस्तुएं आदि पुनः उत्पन्न होगी। तो आप क्या करेंगे, फिर तो जेसीबी लगाकर, जो भी मशीन लगाकर जमीन की खुदाई करेंगे, प्रकृति डिस्टर्ब होगी कि नहीं होगी। तो इसका भी, अब रेलिंग भी लोग कांच का लगवा रहे हैं, खिड़की दरवाजा, मतलब कहां से हो पाएगा। ठीक है, आगे देखिए, आदि का पुनः चक्रण करके उपयोगी वस्तुएं बनाना, उपयोगी वस्तुएं बन रही है। तो इसका क्या होता है, जैसे आप लोग कबाड़ की दुकान देखे होंगे, जो कबाड़ की दुकान में पुनः रिसाइकिल बिन होता है, जैसे कोई वस्तु खराब हो गई तो उसको हम क्या करते हैं, बना के उसको नया मोड़ देते हैं कि नहीं देते हैं। तो उसी को कह रहा है कि एक आर का मतलब क्या होता है, रिसाइकिल, मतलब पुनः चक्र। किसी कोई कंफ्यूजन नहीं। आगे बढ़ते हैं, तीसरे जो आर का मतलब होता है रीयूज होता है। क्या होता है, रीयूज। इसका मतलब क्या होता है, पुनः उपयोग, पुनः उपयोग। जैसे हम कह सकते हैं प्लास्टिक की बोतल, डिब्बों का रसोई में उपयोग। जैसे मान लीजिए आप लोग साड़ी खरीद कर लाए, क्या खरीद कर लाए, साड़ी, और उसमें डब्बा मिलता है कि नहीं मिलता है, पॉलिथीन होती है, सब क्या करते हो आप लोग,
फिर पुनःचक्रण करते हैं कि नहीं। इस समय मान लो ठंडी का समय है, औरतें क्या हो रही हैं, जला दे रही हैं, ताप ले रही हैं, किसी के घर रसोई में अभी गैस सिलेंडर उपयोग नहीं हो रहा है, वहां पे उपयोग हो जाता है कि नहीं हो जाता। तो इसी को बोलते हैं पुनः उपयोग। प्लास्टिक है, जैसे मान लो आप लोग टमाटर सॉस जो भी वगैरह वगैरह है, प्लास्टिक की बोतल ही रहती है, तो उसको अन्य उपयोग में हम लोग सहायक बना लेते हैं, उसको जला देते हैं, रसोई में प्रयोग कर लेते हैं, कोई भी सामान उपयोग कर लेते हैं। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। तो यही हो गया क्या, पुनः उपयोग। डिब्बों का रसोई में उपयोग करना, लिफाफों को फिर से उपयोग करना। अब देखते हैं आप लोग, शादी विवाह हो या डाकघर से संबंधित जितने कागज हो, पत्रक हो, किसी को सूचना देना, इन्फॉर्म करना, ये सब किसके माध्यम से होता है, लिफाफों के माध्यम से होता है। किसके माध्यम से, लिफाफों के माध्यम से। तो लिफाफों का उपयोग रसोई में भी होता है कि नहीं होता है। घर में आया कोई पत्र, आप पत्र क्या तो यूज कर लिए, अच्छी बात है, लिफाफा फेंक दिए नीचे, तो उससे क्या होगा, पर्यावरण दूषित होगा कि नहीं होगा। आप उस लिफाफे का प्रयोग क्या करिए, कहीं पे कीजिए, रसोई घर में कर लीजिए, जला दीजिए। बात समझ रहे हैं। और एक चीज ये है कि इसमें जो कागज पुनः चक्रण रिसाइकल में है, एक काम और करना है प्राकृतिक रूप से बचाव के लिए, कि कागज का कम से कम जितना जीवन में अपने उपयोग हो जाए। ठीक है, बेवजह नहीं किताबें बदलनी चाहिए, इसको भी सरकार को सोचना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग मानव हैं, केवल सुझाव दे सकते हैं। एक टीचर के तौर पे आप लोगों को बता सकते हैं, हो सकता है कि भविष्य में आप लोग ही सरकार में आ जाए या कहीं पे। तो ये जो किताबें का दोहन हो रहा है या काफी जो बन रही है, उसका ज्यादा मिसयूज मत करिए, क्योंकि ये हमारे जो एक सोचिए, किताब बनाने में आपके एक पौधे या पेड़ कह सकते हैं, जो भी आपकी इच्छा हो, तो उसका बांस का पूरा यूज होता है। अब समझ लीजिए कि कितने करोड़ों अरबों असंख्य कापियां किताब बन रही हैं देश में, तो कितने नुकसान हो रहे हैं। ठीक है, अब देख लीजिए गाँव में भी कहीं पे बांस दिख नहीं रहे हैं, नहीं ना दिख रहे हैं। रेयर केस में किसी का बचा होगा तो बचा होगा, नहीं तो बांस भी लगभग खत्म होते जा रहे हैं। तो इसका हानि भी होगा कि हमको कापी किताब भी नसीब होने वाली नहीं। ठीक है, तो हम लोग इस तरह बचाव कर सकते हैं। आज के लिए इतना रहने देते हैं। आप लोगों को अगर क्लास अच्छी लगती हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहिए, मनोबल बढ़ाते रहिए। ठीक है, थैंक्स। कल फिर से लेकर आएंगे नमामि गंगे के साथ। ठीक है, तो लाइक जरूर कर दीजिए। ठीक है, धन्यवाद।